हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भक्ति। वेलकम टू माय चैनल फाइलम बायो। आज हम पढ़ने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड साइंस 2 विच इज़ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। नाउ चैप्टर के नाम में ही हेरिडिटी है। हेरिडिटी का मतलब क्या है बताओ? हेरिडिटी मतलब ऐसे कैरेक्टर्स, चाहे वो फिजिकल कैरेक्टर्स हो या जेनेटिक कैरेक्टर हो, ऐसे कैरेक्टर्स जो एक ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट्स या पिछले जनरेशन से इनहेरिट कर रहा है। अगर फिजिकल कैरेक्टर्स की बात करें तो आपको शायद आज तक लोगों ने बोला होगा कि अरे तुम्हारे बाल तो बिल्कुल तुम्हारे माँ जैसे दिखते हैं, अरे तुम्हारी हाइट तो बिल्कुल तुम्हारे फादर जैसी है। करेक्ट, दैट आर योर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपको बाहर से दिखते हैं, राइट? अगर आपके पेरेंट्स किसी चीज़ से एलर्जिक है, शायद उनको पोलन से एलर्जी हो सकती है, उनको डस्ट से एलर्जी हो सकती है, और वो एलर्जी अगर आपने इनहेरिट की है तो दे आर योर जेनेटिक कैरेक्टर्स जो आपको बाहर से नहीं दिखते, बट यू हैव देम एट योर जेनेटिक लेवल। करेक्ट। नाउ हेरिडिटी वो कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है जो कैरेक्टर्स आपने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए हैं। ठीक है, अगर हेरिडिटी और जेनेटिक्स की बात हम कर रहे हैं तो हम मेंडल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। वाई? क्योंकि मेंडल फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स है। ये इंसान, अगर किसी इंसान को हम किसी चीज़ का फादर बुला रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि उसने उस फील्ड की स्टार्टिंग की है। करेक्ट। नाउ इस ग्रेगर मेंडल के बारे में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि ये इंसान एक प्रीस्ट था। ठीक है, इसके फादर एक फार्मर थे, उसको फार्मिंग बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए उसने क्या किया, वो प्रीस्ट बन गया। उसके चर्च के पीछे जो गार्डन था वहाँ पे उसने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। उस पी प्लांट के एक्सपेरिमेंट में उसने इनहेरिटेंस के लॉज बताए। जैसे अगर दो पेरेंट्स को हम पॉलिनेशन करवा के उनका प्रोजेनी तैयार करें तो उस प्रोजेनी में दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ऑफ कोर्स उस टाइम पे उसके पास इतने इक्विपमेंट्स नहीं थे कि वो जेनेटिक कैरेक्टर स्टडी कर पाता, इसलिए उसने सिर्फ फिजिकल कैरेक्टर स्टडी किए और एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड की, एक पेपर पब्लिश कर दिया। लेकिन वो पेपर उस वक्त के साइंटिफिक कम्युनिटी को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस तब के वक्त बिल्कुल नया था। ठीक है, उसके बाद आया ह्यूगो डी राइस। अब ये इंसान था, इसने जो मेंडल ने कहा था कि जनरेशन वाया जनरेशन एक छोटी चेंजेस होके उसके बाद काफ़ी जनरेशन के बाद एक चेंज दिखने लगता है जो कि फिजिकल होता है। लेकिन अपने ह्यूगो डी राइस साहब ने ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने बोला कि म्यूटेशन होगा, एक सडन चेंज होगा, और उस सडन चेंज के वजह से आप अपने पेरेंट्स से अलग दिखेंगे। आपके और आपके पेरेंट्स के फिजिकल फीचर्स में वेरिएशन होगा। आप अपने पेरेंट्स को कितना भी रिजेंबल करें, आप अपने पेरेंट्स के जैसा कितना भी दिखे, लेकिन आप अपने पेरेंट्स जैसे एग्जैक्टली नहीं दिख सकते। करेक्ट, क्योंकि आप दोनों में कुछ वेरिएशन है, आपके जेनेटिक्स में कुछ वेरिएशन है। ये वेरिएशन कौन लेके आता है? म्यूटेशन। और ह्यूगो डी राइस ने एक थ्योरी पुट फॉरवर्ड की, उस थ्योरी को बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी। उसमें उसने मेंडल के काफ़ी कैरेक्टरिस्टिक्स और काफ़ी प्रिंसिपल्स को सपोर्ट भी किया, लेकिन स्मॉल इनहेरिटेंस के जो उन्होंने प्रिंसिपल पुट फॉरवर्ड किया था उनको उन्होंने डिसमिस कर दिया और एक नया प्रिंसिपल बाहर लेके आए जिसको हम कहते हैं म्यूटेशन। उसके बाद आते हैं मिस्टर वॉल्टर सटन। अब जो ये मिस्टर है, उन्होंने क्या बताया कि अगर एक मदर सेल है, ठीक है, और उसको रिप्रोड्यूस करके 2 डॉटर सेल्स बनाने हैं, तो इस मदर सेल के बाद पास जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन तो एक ही है ना, तो वो इन्फॉर्मेशन दोनों डॉटर सेल्स में कैसे जाएगी? ठीक है, तो उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया कि हर ऑर्गेनिज्म में एक क्रोमोसोम होता है। ये क्रोमोसोम जब वो सेल रिप्रोड्यूस करती है तो रेप्लिकेट हो जाता है, उसकी एक पेयर बन जाती है। तो
क्रोमोसोम पेयर का ऑब्जर्वेशन पहले वॉल्टर सटन ने किया। ये जो पेयर बनती है उसमें से एक जो सेट है क्रोमोसोम का वो जाता है पहली डॉटर सेल के पास और दूसरा जो सेट है वो जाता है दूसरी डॉटर सेल के पास। करेक्ट, यहाँ तक आपको समझ आ रहा है? ठीक है। अब जब इन लोगों ने, ये लोग जब जेनेटिक्स की स्टडी कर रहे थे तो ये जेनेटिक्स की स्टडी वो ग्रास हॉपर में कर रहे थे। ग्रास हॉपर के जेनेटिक्स की स्टडी करते वक्त उन्होंने क्रोमोसोम पेयर की डिस्कवरी की। इन्होंने फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम पेयर ऑब्जर्व की। ठीक है, उसके बाद आते हैं एवरी, मकाथी एंड मक्लोइड। अब इन्होंने क्या बताया कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो है उनके पास जो जेनेटिक मटेरियल है जो एक्चुअली जीन ट्रांसफर करते हैं। जीन मतलब ऐसा कैरेक्टर जो आगे जाके फिजिकल ट्रेट रिप्रेजेंट करता है या जेनेटिक ट्रेट रिप्रेजेंट करता है। ये जीन एक मॉलिक्यूल में है और वो मॉलिक्यूल से क्रोमोसोम बनते हैं। ठीक है, वो मॉलिक्यूल क्या है? डीएनए। ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स में वो मॉलिक्यूल है डीएनए, लेकिन काफी ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी है जैसे वायरसेस एटसेट्रा जिनमें आरएनए भी प्रेजेंट है। अंडरस्टूड? उसके बाद आते हैं जैकब एंड मोनेड। इन लोगों ने पोस्टुलेट की प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन कैसे तैयार होते हैं हमारी सेल में। ठीक है, अगर आप ऑब्जर्व करें, आज तक आपने जितना भी सीखा है आपको तो ये पता ही है कि प्रोटीन्स हमारे बॉडी के, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर सेल को प्रोटीन सिंथेसिस करना है तो उसका एक ऑफ कोर्स इलेबोरेट प्रोसेस होगा और ये प्रोसेस पुट फॉरवर्ड किया जैकब और मोनेड ने। अब प्रोटीन सिंथेसिस होता कैसा है, उस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। ये प्रोसेस हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय।